बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। पाक गैरिसन कॉलेज ननकाना साहब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी अबाउट दी रेजिस्टिविटी। तो हमने आपको डिफरेंस भी बताया था रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में। हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, वो देखा था, बल्कि डेरिवेशन नहीं थी। R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर A। R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर A। और हमने आपको बताया था कि हेयर R रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस, रो इज़ फॉर रेजिस्टिविटी, L इज़ फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज़ फॉर द एरिया ऑफ द कंडक्टर। हमने डिस्कशन की थी कि हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, जिसकी लेंथ L है। ओके, फिर यहाँ से रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमने निकाला था, रो इज इक्वल्स टू R A ओवर L। A मल्टीप्लाई हो जाएगा और L जो है वो डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फिर इसके यूनिट्स, फिर हमने कंडक्टेंस की बात की थी, फिर हमने जो है वो रेजिस्टिविटी की बात की, रेजिस्टेंस की बात की, कंडक्टिविटी की बात की। अब हम आज जो है हमारा टाइटल वो ये है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी कि जो रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एज वेल एज द टेम्परेचर। इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशंस पे, एरिया पे और लेंथ पे इसकी डिपेंडेंस नहीं है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है? ये वही है, उसी तरह से कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस का जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस बताया था। क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, और उनके रास्ते में एटम्स पड़े हुए हैं। हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है, किन के साथ? एटम्स के साथ। ये बिल्कुल सेम बात जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब जब एटम्स के साथ कोलिजन होती है तो एटम्स को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन अपना काइनेटिक एनर्जी एटम्स को दे देते हैं। एटम्स वाइब्रेशन का, इनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है एटम्स का इंक्रीज़ कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब जब ये एम्पलीट्यूड पहले इतना था स्टूडेंट्स, अब ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनसे कोलिजन के जो चांसेस हैं वो भी क्या हो गए हैं? ज़्यादा। रेजिस्टेंस क्या हो गई है? ज़्यादा। हर्डल क्या हो गई है? ज़्यादा। तो इस तरह से जो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा तो क्या मतलब है? चांस ऑफ कोलिजन बढ़ा। ओके, चांस ऑफ कोलिजन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एरो अपर डायरेक्शन में लगाने का मतलब इंक्रीमेंट आ रहा है इसमें। चांस ऑफ कोलिजन बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ गया। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ हम रेजिस्टिविटी का एक कर्व लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर ड्रा किया हुआ है, वाई एक्सिस पे आपने रेजिस्टिविटी ड्रा की हुई है। ये -200 से जो है वो शुरू हो रही है। ये इस तरह से इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज़ करती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है वो इस तरह से क्या होती है? इंक्रीज़ करती है, फिर ये डेविएट कर जाती है। अब यहाँ पे जब 0 डिग्री आता है, ये -200 के बाद 0, तो यहाँ पे ये बात वाज़िया हो रही है कि 0 डिग्री C पे जो रेजिस्टिविटी है डेट इज़ नॉट 0, वो 0 नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिविटी 0 डिग्री C पे भी मौजूद है, रेजिस्टेंस 0 डिग्री C पे भी मौजूद है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये था हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, के टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब रेजिस्टिविटी का हमने सीख लिया और इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस सीख ली। अब यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी, एक फैक्टर डिफाइन करने वाले हैं जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नेम है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। तो वो वैल्यू के बाद हम, मतलब कि वो तो बाद की बात है, हम पहले डिफाइन करना चाहते हैं दैट व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैं डेफिनेशन करने वाला हूँ यहाँ पे, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस किसकी? किसी सब्सटेंस की, रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, इससे क्या मतलब अभी बताता हूं, पर केल्विन, कि आप 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा, ठीक है, इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने अभी आपको बोला कि इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, वो ये वाली चीज़ है कि रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सी और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी। दिस जो मैंने ये आपके सामने सर्कल किया है, दिस वन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये जो टी है डेट इज पर केल्विन, टेम्परेचर को, टेम्परेचर डिफरेंस को, चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आर नोट क्या है, व्हाट इज आर नोट है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी। जब टेम्परेचर 0 डिग्री था वहाँ पर रेजिस्टेंस थी, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कितना बढ़ाया हमें नहीं पता, टी डिग्री सी बात कर रहे हैं, कुछ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस चेंज हुई और आर नोट से बन गई आर टी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सी। गॉट इट? ओके, उसके बाद व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और जो T है दैट इज दी चेंज इन टेम्परेचर, कि जो आप 0 डिग्री से क्या करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, जितना भी करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। ओके, हो गया। तो ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ वी आर इंटरेस्टिंग टू डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रो की टर्म में। ये देखें ना, दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ पे हमने स्टार्ट में लिखा रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं क्या, जो R है वो क्या है, रो L ओवर A। गॉट इट? अब जब R 0 डिग्री पे है, मतलब कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, तो रेजिस्टिविटी भी एट 0 डिग्री सी। आपको बताया कि दोनों का रिलेशन कैसा है। कंडक्टर के केसेस में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। और आर टी पे क्या हो जाएगा, आर टी पे रो टी एल ओवर ए। अब इस फार्मूला के अंदर हम आर नोट और आर टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिएगा क्या मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स, अल्फ़ा क्या बनेगा, आर टी की जगह हम लिखेंगे रो टी एल ओवर ए माइनस रो नोट एल ओवर ए। डिवीजन में आर नोट का फार्मूला रो नोट एल ओवर ए इंटू टी। अब आप क्या करेंगे, आप ऊपर से एल ओवर ए कॉमन लेंगे। कैसे, एल ओवर ए इज कॉमन, आर टी माइनस आर नोट, डिवीजन में रो नोट एल ओवर ए इंटू टी। वट विल बी हैपन, एल ओवर ए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चा। अब अल्फा क्या बचेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की टर्म में अब जो आने वाला वो क्या होगा, रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। अब आपने क्या देखा कि जो आर नॉट था वो रो नॉट से रिप्लेस हो गया
जो आर टी था वो रो टी से रिप्लेस हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? और आर नॉट रो नॉट से। तो ये जो है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आया, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी की टर्म में है। वो था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की टर्म में था। तो हम इसे क्या लिखेंगे? दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आप इसको खुद डिफाइन करेंगे, आपको डेफिनेशन इसका पता लग गया होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये देख रहे हैं आप, जैसे वहाँ पे हमने सर्कल किया था रेजिस्टेंस के केस में, वैसे ही यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। फ्रैक्शनल, ये डेफिनेशन आप खुद ही करिएगा, मैं बोल रहा हूँ। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पर केल्विन। ओके, अच्छा, अब इसके जो यूनिट हैं, यूनिट क्या हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के? देखें, ये जो फ्रैक्शनल चेंज है, ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कैंसिल करेंगे, कोई यूनिट नहीं है। ये T फॉर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं? केल्विन। तो इसके यूनिट क्या आएंगे? पर केल्विन आएंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, अल्फा के यूनिट्स क्या आएंगे? इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, पर केल्विन आएंगे। क्या आएंगे स्टूडेंट्स? पर केल्विन आएंगे। अच्छा, एक और बात, इसके ना मेरा बेटा कुछ मटेरियल्स की, कुछ सब्सटेंसेस की वैल्यूज़ जो है ना, वो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। उसमें ख़ास तौर पे ना एंड पे जाके 3 मटेरियल्स लिखे हुए हैं। दे आर सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स। सिलिकॉन है उसके अंदर कार्बन है, उसके अंदर जर्मेनियम है। ये सेमीकंडक्टर्स हैं। पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से इनका ताल्लुक है, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, इनका जो अल्फा है ना तीनों का, उसकी वैल्यू नेगेटिव में है, जितनी भी आप देख लीजिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है MCQ कि दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव विच काइंड ऑफ वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने सीखा कि रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस टेम्परेचर पे कैसे है, और उसके अलावा जो है हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन किया, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी डिफाइन किया, इसके यूनिट्स बताए आपको, और बताया कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आर्टिकल ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एक और छोटा सा आर्टिकल है, मैं उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूँ, सिर्फ चंद एक बातें हैं उसमें। दैट इज़ दी नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ दी कलर कोड, कार्बन कलर कोड, ठीक है, फॉर द रेजिस्टर्स। कार्बन कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ना जो रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं ना, वो ख़ास किस्म की होती हैं। ख़ास किस्म की क्या होती हैं? देखें, उनके अंदर क्या होता है? एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट कहते हैं नीचे वाले हिस्से को। इस सबस्ट्रेट के ऊपर क्या किया होता है? कार्बन की कोटिंग की होती है, ये कार्बन चढ़ाया होता है। गॉट इट? अच्छा, अब क्या होता है? ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगाई जाती हैं। तो कैसे पता लगाया जाता है ये रेजिस्टेंस कैसी है? देखिए, कलर कोड यहाँ पे कहा गया है, कलर कोड, कि कोई कलर कोड होता है, कलर्स का कोड होता है, उस कोड को हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं ये रेजिस्टेंस कितनी है। अच्छा, अब मेरा बेटा गौर से बात सुनिएगा, इसके ऊपर 4 कलर्स होते हैं, इसके ऊपर 4 कलर्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही कलर मैंने ड्रॉ किया, लेकिन ये 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं। क्या कहा हमने? 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं। अच्छा, अब वो ये जो पहले 3 कलर्स हैं ना, ये वाले, ये कौन कौन से वाले हो सकते हैं? ये जो पहले 3 कलर हैं, ये कौन कौन से वाले हो सकते हैं? पहले 3 कलर्स, ठीक है। ये एक लिस्ट है जो हमें याद करनी है। उसे याद करने का तरीक़ाकार, वो 10 कलर जो हैं, BB, रॉय, G, BV, G, वाइट। ये याद करने का तरीका फिर सुनिएगा, BB, रॉय, ROY, G, BV, G, वाइट, ठीक है। अब ये कलर कौन कौन से वाला है? पहला जो B है ना, डेट इज़ फॉर ब्लैक, दूसरा B फॉर ब्राउन, तीसरा है वो रेड, ऑरेंज,
येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड फाइनली है हमारे पास वाइट। ये टोटल 10 कलर्स हैं। पहले जो 3 कलर्स हैं वो इनमें से होंगे, पहले जो 3 कलर्स हैं वो इनमें से होंगे। ओके अच्छा, अब इनके लिए नंबर्स क्या, इनको हमने पर्टिकुलर ख़ास नंबर्स दिए हुए हैं। ब्लैक 0 है, अगर ब्लैक आएगा तो हम पढ़ेंगे इसे 0, ब्लैक अगर आएगा तो हम पढ़ेंगे इसे 0। ब्राउन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। याद करने का आसान तरीका यही है कि किसको कौन सा नंबर आना है, बस आपको ये याद होना चाहिए जो मैं सिखा रहा हूँ। बी बी रॉय, ROY रॉय, जी ठीक है, BVG वाइट। ओके अच्छा, अब ये 3 कलर जो पहले हैं वो इनमें से होंगे, ठीक है। फोर्थ जो कलर है ना, फोर्थ वाला, वो या तो गोल्ड होगा या वो सिल्वर होगा, या ये जो फोर्थ बैंड है ये होगा ही नहीं, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या गोल्ड है या सिल्वर है या है ही नहीं। तो ये कलर स्कीम मैंने आपको बता दिया। अब जो कलर्स आएंगे हमने इसे पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब पहला कलर जो है, फर्स्ट कलर, वो आपको क्या बता रहा होगा। फर्स्ट कलर जो है हमारे पास फर्स्ट डिजिट होगा, पहला डिजिट होगा। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब एग्जाम्पलीफाई करूंगा फिर समझ आ जाएगी, बात खत्म। जो सेकंड कलर है, दैट वन विल बी सेकंड डिजिट। और जो थर्ड कलर होगा ना, यहाँ पे थर्ड कलर, वो जो भी कलर होगा उसका जितना नंबर होगा हम उतने 0 लगाएंगे, मतलब वो नंबर्स ऑफ जीरोस के लिए, नंबर्स ऑफ 0 के लिए। और जो फोर्थ कलर है, जो कि गोल्ड होगा, सिल्वर होगा या होगा ही नहीं, वो किसके लिए है। फोर्थ कलर दैट इज फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कि जो आपने वैल्यू मार्क की है उसके अंदर कितनी मैक्सिमम वेरिएशन आ सकती है, कितनी ऊंच नीच हो सकती है, ठीक है, कितनी वैल्यू उसमें कमी या ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है आपने जो वैल्यू मेजर की है वो एक्यूरेट नहीं है। गॉट इट। अच्छा, अब ये बात समझ में नहीं आई, मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ, तवज्जो से बात सुननी है। मैं कहता हूँ पहला कलर ब्राउन है, ठीक है, दूसरा कलर यहाँ पे ऑरेंज है, तीसरा कलर जो है वो हमारे पास यहाँ पे रेड है, और फोर्थ जो है वो गोल्ड है, ठीक है। अब तवज्जो, ब्राउन क्या नंबर है इसका, 1, तो 1 आ गया। पहला कलर, पहला डिजिट, मतलब वो जितना भी उसका नंबर होगा वो लिख देना है। दूसरा क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज का कितना नंबर है, 3, तो आपने एज इट इज 3 लिख देना है। सेकंड कलर, सेकंड डिजिट। थर्ड पे क्या है आपके पास, रेड। अब रेड क्या है, 2, अब आपने 2 नहीं लिखना, क्या बोला, नंबर ऑफ जीरोस, जितना वो नंबर है डिजिट है उतने 0 लगा देने। 2, तो आप आगे क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे, क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। अब गोल्ड या सिल्वर, जब गोल्ड होगा तो टॉलरेंस ऊंच नीच 5% हो सकती है, जब सिल्वर होगा तो 10% हो सकती है। ये MCQ भी पूछे जा सकते हैं आपको। और जब कलर होगा ही नहीं, चौथा बैंड होगा ही नहीं, नो कलर, तो फिर क्या होगी, +-20% होगी। अब हमारे केस में क्या है, गोल्ड, तो इसके आगे क्या कर देंगे, +-5%। इस 1300 का हम 5% निकालेंगे, वो ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। कैसे निकालेंगे 5%, 1300 × 5 डिवाइडेड बाय 100। गॉट इट। ये 2 0 से कैंसिल, 13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी वो 1300 में ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। इस बात को ज़रा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के अंदर, दूसरा या तीसरा सवाल है वो भी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास एक सीरीज़ है कलर्स की, 10 कलर्स हैं जिसमें हर कलर का एक ख़ास नंबर है, हर कलर का एक ख़ास नंबर है, ठीक है। पहले 3 कलर जो हैं वो इन कलर्स, इन सीरीज़ में से होंगे। पहला कलर, पहला नंबर जो भी उसका होगा डिजिट, सॉरी, दूसरा कलर, दूसरा डिजिट, और जो तीसरा कलर है उसका जो डिजिट होगा उतने 0 आपने लगा देने। फोर्थ या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। अगर गोल्ड तो टोटल वैल्यू जो बनेगी उसमें +-5% कर दें, अगर सिल्वर तो +-10% कर दें, और अगर कलर है ही नहीं तो +-20% कर दें।
तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस तरह के रेजिस्टेंस इस्तेमाल होते हैं जिनके ऊपर कलर्स बने होते हैं। उन कलर्स से, इस क्राइटेरिया से हम उनका रेजिस्टेंस जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सीखा अबाउट द रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द कलर कोड मेथड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।